स्वागत है आप सभी का। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करता हूं कि अच्छी तैयारी आप सभी की चल रही होगी, क्योंकि तैयारी में फेल्योर होने का अर्थ है फेल्योर होने की तैयारी करना। ठीक है, और हमें आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग पास होने की तैयारी कर रहे होंगे, फेल्योर होने की नहीं। तो चलिए, आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एक बेहतर उत्तर लेखन कैसे करें। उत्तर लेखन के संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो है दोस्त मित्र या फिर छात्र जो भी कहें, उन लोगों ने कमेंट भी किया था और बहुत लोगों ने मुझसे डायरेक्टली फोन करके भी पूछा था कि सर हम कैसे प्रश्न को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं और एक भीड़ से अपनी अलग पहचान बना सकते हैं प्रश्न लेखन में। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रश्न लेखन हम कैसे करें, इस संदर्भ में आज यह पूरा सेशन होगा और उन सभी छात्रों के लिए समर्पित होगा जिन्हें बेतरबी से इंतजार था कि हम प्रश्न को कैसे लिखें सुदृढ़ रूप से, जो कि हमें अच्छे नंबर दिलाने के लिए काफी उपयोगी हो। और इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए आज का सेशन बनाने का प्रयास किया है। इसमें आप देखेंगे कि जो बड़ी कक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वे सारे प्रश्न होते हैं निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे किस पर? उत्तर संरचना पर। यहाँ पर मैं लिख दूंगा सबसे पहली बात उत्तर संरचना, और इसी पे हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो बड़ी कक्षाओं के जितने भी प्रश्न होते हैं वे सारे प्रश्न क्या होंगे? निबंधात्मक होते हैं। निबंध की आकृति का। निबंध मतलब क्या होता है? निबंध मतलब जिसमें कोई बंधन नहीं होता, वो बंधन युक्त नहीं होता, बंधन रहित होता है, उसमें बंधन नहीं होता। अर्थात हम उसमें अपने मन से बहुत सारे अपने विचारों को हम उसमें लिख सकते हैं। उसी को तो निबंधात्मक प्रश्न कहा जाता है। ये चीजें हमारे बहुत सारे छात्र समझते नहीं, और जिस कारण से वो अपने प्रश्नों को हूबहू किताबी भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं, जो उसके कम अंक के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे उत्तर संरचना के अंदर उत्तर मतलब एक अच्छा उत्तर लेखन हम कैसे करें। एक अच्छा उत्तर लेखन के लिए किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देनी चाहिए प्रश्न के संदर्भ में। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी संदर्भ में उत्तर लेखन के संदर्भ में। सबसे पहली बात उसमें जो हम सभी को ध्यान रखना चाहिए एक अच्छे उत्तर लेखन के लिए, तो सबसे अच्छे उत्तर लेखन के लिए हमें एक प्रश्न के अंदर किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली बात कि हमें एक अच्छे उत्तर लेखन के लिए सबसे पहले उत्तर संरचना की आवश्यकता होती है। उत्तर संरचना वह चीज होती है जिसके माध्यम से हम प्रश्न के अंदर किन किन चीजों को समाहित कर रहे हैं, मतलब किन किन तथ्यों को हम उसमें समेटने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा एक आमुख होता है, प्रश्न का स्वरूप होता है, रूपरेखा होती है, जिसके माध्यम से हम जो निरीक्षणकर्ता होते हैं, जो हमारी कॉपी को चेक कर रहे होते हैं, उन्हें जो है यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बच्चे ने जो प्रश्न लिखा है, उत्तर जो लिखा है, उत्तर में किन किन चीजों का समावेश किया गया है। इसी को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे एक प्रश्न के माध्यम से। तो सबसे पहले हमने आपको बताई उत्तर संरचना काफी महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात कि डायग्राम। ठीक है, दूसरी बात डायग्राम। डायग्राम का यूज हम कैसे करते हैं, या फिर एक प्रश्न में डायग्राम का काफी महत्व होता है। डायग्राम आलेख जो होता है, चित्रालेख वृत्तालेख जो भी हो, तो ये डायग्राम जो होता है इसका उपयोग भी आपके प्रश्न को सुदृढ़ करने में या फिर अच्छे लेखन में इसका भी काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है डायग्राम का। और तीसरी बात कि आप जो है इसमें प्रश्न का विभाजन आप कैसे करते हैं। जो प्रश्न आपको पूछा जा रहा है उन प्रश्नों को आप कैसे खंडित करते हैं, कैसे तोड़ते हैं, ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और चौथी बात कि हम प्रश्न के किन बिंदुओं को ज्यादा समय दें। ठीक है, ये काफी जो है महत्वपूर्ण तथ्य होता है एक प्रश्न लेखन के लिए। ठीक है, ये चीजों को यदि हम अपने उत्तर लेखन में सम्मिलित करें
अपने उत्तर लेखन में यदि हम इन चीजों का सही प्रयोग करें तो हमारा प्रश्न एक जो है उत्तर, प्रश्न का जो उत्तर हम लेखन करेंगे वो विशिष्ट होगा, सुदृढ़ होगा, अंकदायी होगा। ठीक है। और ये जो निरीक्षणकर्ता होते हैं उन्हें यह सटीक जानकारी प्राप्त होगी कि छात्र जो है योग्य हैं और उन्होंने सही में मेहनत किया है और इस स्तर को प्राप्त किया है। ये काफी उपयोगी होता है हर एक उच्च कक्षा के प्रश्नों के लिए। ठीक है। लेकिन वर्तमान फैक्ट की बात करें, बीएड की फैक्ट की बात करें, तो आप एक शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे। शिक्षक के लिए आप एग्जामिनेशन देंगे, शिक्षक बनने की ओर आप अग्रसर हैं, चाहे वो बीएड के स्टूडेंट रहे हों, चाहे वो डीएलएड के स्टूडेंट हैं, या फिर आप बीए की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। आपकी मानसिक स्तर, मानसिक संरचना यदि आपके इसके लायक है तो आप अपने प्रश्नों में इनका समावेश करें और बेहतर नंबर पाएं। अपने आप को उस भीड़ से अलग करने का कोशिश करें जो भीड़ एक रास्ते में चल रही हो। कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ठीक है। भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए, भीड़ जिसके लिए जमा हो वो हिस्सा जरूर बनना चाहिए। आपने सुना भी होगा, पहले बहुत सारे विद्वानों के द्वारा ये बातें कही गई हैं। तो उत्तर संरचना, डायग्राम, प्रश्न विभाजन और ज्यादा समय हम किस पर लगाएं, इन सभी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इन चीजों को समझने के लिए हम एक प्रश्न के ऊपर बात करेंगे और प्रश्न के माध्यम से ये जानेंगे कि हम उसमें उसका उत्तर संरचना का निर्माण हम कैसे करेंगे, डायग्राम हम उसमें कहाँ बनाएं, प्रश्न का विभाजन कैसे करें, ज्यादा समय हम किस तथ्य पर दें। इन सभी बातों को जानने के लिए हमने एक प्रश्न लिया है और उस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको डायग्राम, उत्तर संरचना और प्रश्न विभाजन ये सारे कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने लिख देता हूं, इसके बाद जो है मैं उस पर जो है इन सभी चीजों को प्रदर्शित करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या होना चाहिए। तो प्रश्न किसी भी प्रकार के आपसे पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्न को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, वह दृष्टिकोण प्रश्न की विभाजन को बताएगा। ठीक है। आप प्रश्न को कैसे देखते हैं, प्रश्न को देखने का आपका नजरिया क्या है, आप प्रश्न को किस रूप में देखते हैं, या प्रश्न के संदर्भ में आप में किन किन विचारों का जन्म होता है। आप में सृजनात्मक चिंतन है, अपसारी चिंतन है, या फिर आप में अभिसारी चिंतन है। इसके माध्यम से आप प्रश्न को देखेंगे तो वो आपका दृष्टिकोण तय करेगा। ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं प्रश्न की, कि एक प्रश्न के माध्यम से हम कैसे ये समझें कि हम उत्तर संरचना उसमें कैसे बनाएं, डायग्राम का यूज हम कहाँ करें, प्रश्न का विभाजन कैसे करें और किस फैक्ट में हम ज्यादा समय व्यतीत करें। ठीक है। तो बीएड और डीएलएड शिक्षण एग्जामिनेशंस की दृष्टिकोण से हमने आज का सेशन बनाया है। लेकिन यदि कोई भी छात्र इस मैटर को यदि अपने उत्तर लेखन में उपयोग करता है, शामिल करता है, तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत ही ज्यादा पावरफुल उसका क्वेश्चन बन सकेगा, उत्तर लेखन हो सकेगा। क्योंकि उम्मीद की जाती है कि एक उच्च कक्षा के छात्र ही इन सभी चीजों को प्रयोग करने के लायक क्षमता रखता है। लेकिन यदि एक बीए के कक्षा के छात्र भी यदि इसका उपयोग कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि उसकी मानसिक क्षमता उस छात्र के समान है जो अभी बीएड कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये आपके मानसिक क्षमताओं का भी प्रदर्शन करता है, जो आपके अंकों के लिए काफी उत्तरदायी होते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न के संदर्भ में। तो मानते चलिए कि बीएड कोर्स 3 का एक प्रश्न हम लोग लेते हैं। जैसे कि प्रश्न आपके सामने आ जाए कि अधिगम, आप सभी ने पढ़ा होगा, प्रश्न आ जाए अधिगम क्या है। ठीक है। और फिर इसमें जोड़ा गया हो अधिगम को प्रभावित
करने वाले सामाजिक कारकों की विवेचना करें। ये आपका प्रश्न आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहीं पर मामला फंसता है। जो हम प्रश्न को, अब देखिए 4 तथ्य हमारे सामने है, 4 डायमेंशन है, इन सभी चीजों को हमें ध्यान रखना है। अब जैसे आपके सामने प्रश्न आ गया, तो जैसे ही प्रश्न आया हमने प्रश्न को पढ़ा। अब प्रश्न की केंद्रीय भाव को भी समझना है। यदि आपसे इस प्रश्न के माध्यम से यदि यहां पर आपको पूछा जाता कि अधिगम किसे कहते हैं, मतलब 1 डायमेंशन, ये आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 डायमेंशन, ये सिर्फ परिभाषाएं मांग रही होगी। किसे कहते हैं मतलब सिर्फ परिभाषाएं मांग रही होगी। लेकिन यहां पर आपका जो प्रश्न है अधिगम क्या है, ठीक है। इसे समझना है। आपकी सृजनात्मक चिंतन यहां पर काम कर रहा है कि नहीं, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, जो वर्तमान आपका मस्तिष्क वहां पर उपयोग हो रहा है कि नहीं, इन चीजों को देखना है। यहां आपसे पूछा जा रहा है अधिगम क्या है, मतलब ये अधिगम की अवधारणा मांग रहा है। ये प्रश्न को समझने का एक सलीका है, एक तरीका है, यानी कि ये अधिगम की अवधारणा को स्पष्ट करने कह रहा है। अब आप बताइए, अवधारणा जो होती है, अवधारणा, ये अवधारणा सिर्फ अवधारणा नहीं होती। अवधारणा के अंदर वो सारी चीजें समाहित होती है जो अधिगम के मल्टी डायमेंशनल होते हैं। मल्टी डायमेंशनल समझ रहे होंगे, बहुपक्षीय होते हैं। जैसे अधिगम है, अधिगम तो केंद्रीय है। अधिगम क्या है? अधिगम तो केंद्रीय चीज को प्रदर्शित कर रहा है अधिगम, लेकिन उसके मल्टी डायमेंशनल फैक्ट्स में हो सकते हैं। क्या क्या? सबसे पहली बात कि अधिगम के जो अर्थ हैं वो क्या होते हैं। सेकंड कि अधिगम की परिभाषाएं। दूसरी बात, तीसरी बात करें तो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। चौथी बात करें अधिगम से जो क्या लाभ होते हैं, ये अधिगम से क्या हानि है, ये अधिगम की क्या सीमाएं हैं, ये। तो एक अधिगम की अवधारणा के अंदर अधिगम के बहुत सारे पक्ष सम्मिलित होते हैं, ठीक है। ये बातें मैं आपको यहां पे बताने का प्रयास करूं। तो वर्तमान प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अधिगम क्या है, मतलब अधिगम की अवधारणा आपको बतानी है। और अवधारणा जो है अपने अंदर हर तथ्य को समेटे हुए, न कि वो सिर्फ अधिगम की बात करता है, वो अधिगम के मल्टी डायमेंशनल पक्ष को छूने का प्रयास कर रहा है। छूने का, याद रखिएगा, छूने का। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इस पे ही सारा समय फोकस कर देनी है। लेकिन अधिगम क्या है, मतलब ये अपनी अवधारणा को जानना चाहता है कि अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम का परिभाषा क्या है, अधिगम को कौन कौन से तत्व प्रभावित कर सकते हैं, अधिगम के लिए कौन कौन से तत्व उपयोगी हैं, अधिगम के लिए कौन कौन से तत्व अनिवार्य हैं। इन सभी चीजों को ये सम्मिलित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये अवधारणा है, ठीक है। तो ये अवधारणा जो होती है ये विभिन्न चीजों का मानक मंडल होता है, मतलब सभी चीजों का जो एक संक्षिप्त रूप होता है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। ये चीजें आपको समझनी है, ये डायमेंशनल आपको समझना है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया, हमारा प्रश्न एक यहाँ पर विभाजित होगा। ये हमारा एक प्रश्न का टुकड़ा, ठीक। दूसरी बात करें कि अब प्रश्न कहाँ पर खंडित होना है या फिर हम इसको किस जगह पर खंडित करें। तो आगे हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक की विवेचना करें। नंबर 1 ये आपको समझना है, अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक। ये सिर्फ आपको सामाजिक कारक की बात कर रहा है, लेकिन इससे पहले आपको समझना है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिक कारक तो सही बात है, लेकिन अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी आपको इसमें छिपा हुआ है। ये आपको समझना है कि हम प्रश्न को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कैसे हम प्रश्नों को बांट रहे हैं, ताकि हम उस प्रश्न पर अपना फोकस कर सकें, उन बिंदुओं पर हम ज्यादा समय दे सकें,
हमने यहाँ पर आपको पहले ही बताया है, प्रश्न के अनुसार उत्तर लेखन के लिए हमें ये बातें पता होनी चाहिए कि हम उत्तर संरचना कैसे बनाएं, डायग्राम का यूज कहाँ करें, प्रश्न का विभाजन कैसे करें और ज्यादा समय किन बिंदुओं के ऊपर हम लगाएं। तो यहां आप देखेंगे अधिगम क्या है, ये हमारा एक टुकड़ा प्रश्न का, दूसरा खंड ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें से ही हमें निकालना है सामाजिक कारकों की विवेचना करें, मतलब सामाजिक कारक पर आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड होना है, ये बातें ध्यान रखना है। सामाजिक कारक मांग रहा है मतलब बहुत ज्यादा फोकस्ड होना है। अधिगम क्या है, अधिगम की अवधारणा मांग रहा है, इसीलिए हम सिर्फ अवधारणा को लिखकर नहीं रुकेंगे, हमें इसके अंदर उसके कुछ फैक्ट को छूना होगा, मतलब उसके अर्थ को छूना है, उसके परिभाषाओं को छूनी है, उसके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को भी छूना है, ठीक है। या फिर आपको पता है अधिगम के क्या लाभ है, उसको भी हमें छूना है, ठीक है, सिर्फ छूना है। तो आगे देखते हैं इसकी संरचना हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात, ये प्रश्न का विभाजन हम कैसे करें, ये चीजें हमने आपको बता दिया कि विभाजन कैसे करना है। अब विभाजन के बाद बात आती है कि उत्तर संरचना, ठीक है। अब हमें उत्तर संरचना बनानी है कि हम प्रश्न के अंदर किन किन चीजों को सम्मिलित करेंगे और कैसे हम जो है प्रश्न को लिखेंगे एक वे में, ठीक है। एक वे में मुझे प्रश्न लिखना है और उस प्रश्न के लेखन के लिए हम उत्तर संरचनाओं में उन बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे जिन बिंदुओं का समावेश हम अपने उत्तर को प्रभावी बनाने के लिए कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा जो बातें मैंने आपको बताई। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर उत्तर संरचना की बात करेंगे। उत्तर संरचना, अब भैया उत्तर संरचना जो है, उत्तर संरचना को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपने सुन रखा होगा कहीं रूपरेखा, आपने कहीं सुना होगा आमुख, ठीक है। तो ये सारे जो नाम हैं बिल्कुल उत्तर संरचना का नाम है कि मतलब प्रश्न के उत्तर लेखन से पहले हमने उसकी संरचना बनाई कि हमने प्रश्न के अंदर किन किन फैक्ट्स को सम्मिलित किया है, ठीक है। और ये जो है हमारे प्रश्न के जो चेक करने वाले होते हैं, हमारे जो कॉपी को चेक करने वाले होते हैं, निरीक्षणकर्ता होते हैं, इन चीजों को देखकर वो स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं छात्र ने अध्ययन किया है और उन्होंने प्रश्न के अंदर किन किन चीजों का समावेश किया है, ये ऊपर से ही पता चल जाता है। तो ये आमुख इस प्रकार हम बनाएंगे कि हम प्रश्न में किन किन चीजों को सम्मिलित कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने आपको बताया अधिगम क्या है, मतलब अधिगम की अवधारणा। तो पहला क्या हो जाएगा, अवधारणा। अवधारणा सबसे पहले अवधारणा को और हम क्या क्या लिख सकते हैं। अवधारणा पुस्तकों में भी दिया होता है। अवधारणा, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, प्रारंभिकताएं, इन सभी चीजों को हम यहां पर लिख सकते हैं। इसके बदले अवधारणा की जगह पे हम प्रस्तावना भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम प्रारंभिकताएं भी लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, किताबी भाषा से थोड़ा बचना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अवधारणा, प्रस्तावना, प्रारंभिकता लगभग एक ही चीज है। इसके संदर्भ में हम इस प्रश्न के अंदर डिक्लेरेशन करने वाले हैं। इन चीजों को हमने लिख दिया कि हमें ये प्रश्न को जो उत्तर लेखन कर रहा हूं, इस उत्तर लेखन में हमने सबसे पहले अवधारणा को लिखा है। दूसरी बात हमने अभी बताया कि अवधारणा जो होता है, ये अवधारणा समस्त चीजों का एक मिला हुआ रूप होता है ना। अवधारणा में ही मैंने आपको बताया कि उसमें ही अर्थ होते हैं, उसके अंदर में ही परिभाषाएं होती है, उसमें ही उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल फैक्ट अवधारणा अपने अंदर सम्मिलित करता है, रखता है। और उसको ही ध्यान में रखते हुए हमने अवधारणा तो लिख दिया, ये अवधारणा हो गया। दूसरी बात छूना है, हमने आपको बताया था, इसमें से ही हम खींच के निकालेंगे किसको, अधिगम के अर्थ को। क्योंकि हमने आपको बताया कि प्रश्न है यहाँ पर अधिगम क्या है, अधिगम किसे कहते हैं नहीं है,
वन डायमेंशनल नहीं है, यह मल्टी डायमेंशनल फैक्ट को अपने अंदर रखा है। अधिगम की परिभाषा या अधिगम का अर्थ यहां निकाल लेते हैं हम, अर्थ। दूसरी बात, अधिगम का परिभाषा, अधिगम अर्थ हो गया परिभाषा, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है कि जो प्रश्न हम लिख रहे हैं, जो उत्तर हम लिख रहे हैं, उस उत्तर लेखन में हमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूं या फिर किन किन बिंदुओं को हमने सम्मिलित किया है। तो अवधारणा, मैं इस प्रश्न के निर्माण में, इस उत्तर के लेखन में अवधारणा को सम्मिलित किया। दूसरी बात, अधिगम का अर्थ। तीसरी बात, अधिगम की परिभाषा, जो इसमें से ही आपको खोज मिल जाएगा सारा कुछ। ये संपूर्ण चीजों का सार होता है। मैंने पहले ही आपको बताया, इसमें अर्थ भी होता है, इसमें परिभाषाएं भी होती है, इसमें ही आपको सारे पक्ष सम्मिलित होते हैं। तो ये हमारा पहला बिंदु, दूसरा हमारा ये, तीसरा ये, हमने इन सभी चीजों को सम्मिलित किया है। अब आगे चलते हैं। एक बात तो यहां तक खत्म। अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हमने आपको बताए। सबसे पहले अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो मल्टी डायमेंशनल फैक्ट में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हमारा ये होगा। एक तो ये था, इसको हमने विस्तृत किया 3 भागों में। दूसरी बात, अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक दिया है। तो सबसे पहले मुझे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक निकालने होंगे। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। एक बात तो यहां हो गई, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए भैया, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में बहुत सारे कारक आएंगे, जैसे जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक, जो भी आते हैं तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। अब उसमें से हमें क्या लिखना है? उसमें से हमें लिखना है सामाजिक कारक। तो ये आपको सामाजिक कारक, ठीक है। अब जो है समाप्त हो गया। इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद लिखना है निष्कर्ष। क्या लिखना है? निष्कर्ष लिखना है। ये आपका आमुख हो गया, रूपरेखा हो गया, उत्तर संरचना हो गई। मतलब ये कि हम जो उत्तर लेखन कर रहे हैं, हम जो इस प्रश्न के संदर्भ में उत्तर को लिख रहे हैं, उन उत्तर के अंदर हमने इन सभी चीजों को सम्मिलित किया है। यानी कि हमने उसमें अवधारणा को लिखा है, अधिगम के अर्थ हमने स्पष्ट किए हैं, अधिगम के परिभाषाओं को हमने स्पष्ट की है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को हमने लिखा है, और सामाजिक कारक को अलग बिंदु बनाकर लिखा है, क्योंकि ये हमारा प्रश्न का मांग है। ये बात को आपको देखनी है, ठीक है। तो अब देखिए, ये 3 चीजें जो आपके पहले भाग से थे, ये आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, सृजनात्मक चिंतन, जो आप सारी चिंतन आप में है, उसका ही परिणाम है कि हमने प्रश्न को कितने भागों में बांटा है, ठीक है। और उनमें से हमें किन किन चीजों को सम्मिलित करना है, किन किन चीजों को हमें लिखना है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा अधिगम की परिभाषा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिक कारक और निष्कर्ष, बस इतनी चीजें। क्योंकि समय की उपलब्धता वहां पर कम होती है, प्रश्न के दृष्टिकोण से ही आपको समय दिए जाते हैं, और प्रश्न को इतना छोटा भी हमें नहीं लिखना कि एक बेहतर नंबर के लिए हमें जूझना पड़े अन्य विद्यार्थियों से, अन्य छात्रों की कॉपी से। तो एक पर्याप्त समय भी हमें देना है। और अब इसमें देखें हम कि किन क्षेत्रों में ज्यादा वर्क करने की आवश्यकता है, ज्यादा समय देने की आवश्यकता है। सबसे पहला तो ये कि अधिगम क्या है, तो अवधारणा लिखें, और अवधारणा का ही भाग हमारा अधिगम का अर्थ होगा, अधिगम की परिभाषा होगी। तो ये तो हमारा परिपूर्ण है। दूसरी बात, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बोल रहा था, लेकिन यहां पर बोल रहा था सामाजिक कारक, तो आपको इसको ज्यादा छूना है नहीं, ठीक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आप लिखेंगे
थोड़ा ध्यान से। इसके बाद सामाजिक कारक की विवेचना स्पष्ट करनी है, व्याख्यान के साथ करनी है, डायग्राम के साथ करनी है, और डायग्राम का यूज इन्हीं दोनों फैक्ट में करनी है हमें, क्योंकि ये हमारा प्रश्न कह रहा है, प्रश्न का ये मांग है, ये ध्यान में रखनी है आपको। प्रश्न का मुख्य बिंदु क्या है, प्रश्न कह क्या रहा है, उनको हमें ज्यादा डिफाइन करनी है। तो ये दोनों चीज जो है काफी महत्वपूर्ण है, मतलब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और उसके सामाजिक कारक। इसे तो हमें सिर्फ डायग्राम तक लेना है, लेकिन इसमें हमें डायग्राम के साथ उसका डेफिनेशन डिफाइन भी देना है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि ये हमारा प्रश्न का आमुख है। प्रश्न का ये मांग है कि वो आप सिर्फ सामाजिक कारकों की विवेचना करें, ये बातें आपको समझनी है। स्पष्ट ज्यादा हमें सामाजिक कारक को करना है, लेकिन इन बिंदुओं को भी हमें सम्मिलित करना है, क्योंकि ये प्रश्न का भाग है। प्रश्न में इन सभी चीजों का भी समावेश है। तो इन दोनों चीजों में हमें डायग्राम का यूज भी करना है और विवेचित भी करना है, विवेचना भी करनी है। और इसके बाद है आपका निष्कर्ष। अब देखिए, हमने आपको बताया कि डायग्राम का यूज हम लोग इन दोनों पॉइंट में करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि हम डायग्राम का यूज सिर्फ इन्हीं दोनों पॉइंट में करें। अगर हमारा मस्तिष्क ज्यादा सक्रिय है, अगर हमारे पास समय है, अगर हमारे पास कुछ बिंदुओं की जानकारी है जिसे हम वस्तुनिष्ठ प्रकार से बांट सके, तो हम इसमें भी कर सकते हैं डायग्राम का यूज, मतलब आप जहां जहां भी चाहें कि डायग्राम हमें यूज करना है, वहां आप डायग्राम का यूज कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आपका मस्तिष्क कितना कुशाग्र है, आप में सोचने की क्षमता कितनी है, आप में अपसारी चिंतन की योग्यता कितनी है, आप सृजनात्मक रूप से एक प्रश्न को कैसे लिख रहे हैं, या आप में धारा प्रवाहिता कितनी है, प्रश्न के प्रति आप में लगाव कितना है, आप कितना समझ रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो ये बातें हमने आपके सामने रख दिया, सबसे पहली बात। अब देखो भैया, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। कैसे हम डायग्राम कैसे बनाएं, ये बातें। तो उत्तर संरचना तो हमने समझाई आपको। ज्यादा समय किस फैक्ट पे देना है, तो यहाँ पे आपको इन दोनों फैक्ट पर ज्यादा समय देना है, क्योंकि ये प्रश्न का मांग रहा है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक ज्यादा समय देना है, सामाजिक कारक ज्यादा समय देना है, अवधारणा में थोड़ा समय देना है। ठीक, ये 3 चीज है। और निष्कर्ष यहां तक है। अब आगे आपका बच गया है डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाएं, कैसे यूज करें। तो यहां पर देखिए, डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में हम डायग्राम बना सकते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सी चीजें हैं जो अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहली बात कि आप एक उच्च कक्षा के छात्र हैं और आप में समझ भी जो है उच्च कक्षा की होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, सभी छात्रों की मानसिक योग्यता, क्षमता, चिंतन स्तर सब समान नहीं होता, इसीलिए तो हर छात्र अपने आप में विशिष्ट होता है। तो यहाँ पर आपको अपना मस्तिष्क का उपयोग करना है कि किन किन क्षेत्रों के कारक अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं, और इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो बच्चा का जन्म होता है, जैविक कारक उसको घेरता है। सबसे पहली बात जैविक कारक। दूसरी बात यहां पर आप देखेंगे, जैविक क्या, इसको आप शारीरिक भी बोल सकते हैं, शारीरिक कारक। दूसरी बात आप देखें तो यहां आप देख सकते हैं मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक अधिगम को प्रभावित करने में। आप देखिए आगे क्या हो सकता है, सामाजिक कारक। सामाजिक कारक ये भी अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं। आगे है, या फिर इसको हम लोग
वातावरणीय कारक भी लिख सकते हैं, वातावरणीय कारक। दूसरी बात यहां पर आप लिख सकते हैं भौतिक कारक। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने इसके फैक्ट को बांटने का प्रयास किया। ये हमने डायग्राम का यूज किया है। क्या किया हमने? डायग्राम का यूज किया इस प्रश्न में इस प्रकार। अब जैविक कारक के अंदर क्या है, मनोवैज्ञानिक कारक के अंदर क्या है, सामाजिक कारक के अंदर क्या आ सकता है, भौतिक कारक के अंदर क्या आ सकता है, इसे भी आप डायग्राम के तौर पर जो है लिख सकते हैं। जैसे हमने 1 नंबर में इसे दिया, 2 नंबर इसे दिया, 3 नंबर इसे और 4 नंबर इसे दिया। तो आप इसे चाहें, आपके पास यदि समय है तो आप इसके फैक्ट को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे 1 नंबर में आप लिख दीजिए जैविक कारक, और इसमें आप इसको इस प्रकार से आपने पुनः इसमें डायग्राम बनाना है। यहां आप लिख सकते हैं वंशानुक्रम प्रभावित करती है, और क्या करता है, और इसकी जो शारीरिक अक्षमताएं होती है, क्या होती है, शारीरिक अक्षमता, ये प्रभावित करती है। इन सभी चीजों को आपको लिखना है। आगे जो उसमें जो है ये हम बात करें, यदि दृष्टि बाधिता है, ये सभी जो है उसको क्या करेगा, अधिगम को प्रभावित करेगा, शारीरिक कारक। दूसरी बात मनोवैज्ञानिक कारक है, इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। जो भी आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड में, जो भी आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा, जरूरी नहीं है कि वो किताबी भाषा हो, जरूरी यह है कि आप उसको अपनी भाषा का स्वरूप दे रहे हो। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न का उत्तर कभी आपसे किताबी भाषा की मांग नहीं करता। प्रश्न के शुरू में ही लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपनी भाषा में उत्तर दें, और आपको अपनी भाषा में ही उत्तर देना है। तो यहां पर हमने जैविक कारक को अलग कर दिया। फिर आप चाहें तो यहां पर मनोवैज्ञानिक कारक के 2-4 फैक्ट्स को लिख सकते हैं। इस तरह से आप जो है इसके सारे फैक्ट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, सारे फैक्ट को आप लिख सकते हैं। आगे जैसे हमने यहां पर लिख दिया मनोवैज्ञानिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। अब बताओ मनोवैज्ञानिक कारक क्या क्या हो सकता है। तो मनोवैज्ञानिक कारक में सबसे पहली बात IQ, इसमें होता है क्या, बुद्धि लब्धि प्रभावित करती है। दूसरी बात संवेग, मनोविज्ञान का हिस्सा है, ये प्रभावित करती है। तीसरी बात मानसिक क्षमता या फिर मानसिक संतुलन आप कह दीजिए, ये प्रभावित करती है। तो ये क्या, हमने इसको डायग्राम के तौर पर बांटा है, न कि हमने यहाँ पर किताबी भाषा लिखी है। हमारे मस्तिष्क में, हमारे प्रेजेंट ऑफ माइंड में, अभी वर्तमान स्थिति में जब हम प्रश्न को लिख रहे होते हैं, उस समय जो भी चीजें हमें हमारे मस्तिष्क में आता है, उन चीजों को हम यहाँ पर समावेश कर देते हैं, उन चीजों को हम यहाँ पर लिख देते हैं। यही हमारा जो है डायग्राम कहलाता है। किताबी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। आपकी मस्तिष्क किन शब्दों का चयन कर रहा है उस परिस्थिति के लिए, वही सटीक होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से आप इन चारों का अलग अलग कर दें। और आगे चलेंगे, सामाजिक कारक है। सामाजिक कारक के अंदर क्या क्या आएगा, सामाजिक कारक में क्या क्या आ सकता है बताइए। आपका जो परिवार है वो कहाँ पे है, समाज में है। तो सामाजिक कारक में आपका क्या आएगा, परिवार आएगा। सामाजिक कारक में आपका क्या आएगा, पास पड़ोस आएगा, पास पड़ोस आएगा। सामाजिक कारक में आपका क्या आएगा, भाषा आएगा। सामाजिक कारक में आपका क्या आएगा, विद्यालय आएगी। सामाजिक कारक में आपका क्या आएगा, सभ्यता। सामाजिक कारक में क्या आएगा, संस्कृति। और भी बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जिसे हमने नहीं लिखा है। ये आपके मस्तिष्क पर निर्भर करेगा कि आप जो है कैसे लिख रहे हैं, आप में कितनी चिंतन की योग्यता है, आप में कितने तर्क की योग्यता है,
आप किन किन बिंदुओं के माध्यम से, किन किन दृष्टिकोण के माध्यम से प्रश्न को देखते हैं, उस तरह से आप जो है प्रश्न के संदर्भ को निकाल सकेंगे, प्रश्न के जो है डायमेंशन को निकाल सकेंगे कि एक समाज के अंदर किन किन चीजों का समावेश है। तो परिवार तो है, अपना परिवार समाज में ही तो है। दूसरी बात, पास पड़ोस जहां हम रहते हैं, आस पड़ोस तो प्रभावित करता ही है, वहीं से हम भाषा एडॉप्ट करते हैं अपने परिवार से, अपने पास पड़ोस से। फिर हम विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय भी समाज का अंग है, और जरूर अवश्य में विद्यालय को लघु समाज भी कहा गया है। संस्कृति है, सभ्यता है, ये सभी चीजें अधिगम को प्रभावित करती है, ये सामाजिक कारक है। और हमें जो प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न कह रहा है कि आपको सामाजिक कारकों की विवेचना करनी है। ठीक है, क्या कह रहा है? सामाजिक कारकों की विवेचना करनी है। तो ये आपको स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पर समझना है कि ये सामाजिक कारक की विवेचना करने के लिए बोला जा रहा है। और सामाजिक कारक जो है बिल्कुल इतने मल्टी डायमेंशनल में बटे हुए हैं, और इसे हम लोगों को समझना है। ठीक है, अब हम सामाजिक कारक के संदर्भ में बात करेंगे कि सामाजिक कारक को हम कैसे डायमेंशनल में बांट सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिक कारक के संदर्भ में देखेंगे तो सामाजिक कारक के तो एक बहुत सारे डायमेंशनल को हमने यहाँ पर लिखा है कि हम क्या कर सकते हैं सामाजिक कारक के अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो इसकी बहुत सारे डायमेंशनल हैं, जैसे परिवार, समाज, भाषा, संस्कृति, विद्यालय इत्यादि। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इतने तो कारक हैं सामाजिक। अब हमने क्या करी थी, इधर हमने किया था, सिर्फ हमने डायग्राम का यूज किया था, लेकिन हमें सामाजिक जो कारक हैं इसके सिर्फ डायग्राम तक रहने से हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न ने हमसे ये बातें करी थी कि आपको सामाजिक कारक को लिखना है। ठीक है, ये ध्यान यहां पर लगाने की जरूरत है कि प्रश्न हमारा जो है सामाजिक कारक के संदर्भ में पूछा जा रहा था प्रश्न के माध्यम से, और इसी को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है प्रश्न लेखन के अंदर। ठीक है, तो सामाजिक कारक में हमने इन सभी चीजों को लिखना है। ठीक है, सब चीजों को लिखना है। सबसे पहली बात, सामाजिक कारक में क्या आएगा, तो सामाजिक कारक में आप ये जो है, ये तो इसके अंदर हमने कैसे डायमेंशन को बनाया। अब फिर जो हमने वहां पे आपको दिखाया था रूपरेखा में, सामाजिक कारक वहां पर हमने अलग किया था, क्योंकि वो हमारा प्रश्न का मांग था, प्रश्न का एक बिंदु था, प्रश्न का एक खंड था, इसीलिए हमने सामाजिक मांग को वहां पर अलग किया था। तो आपको वहां पर देखना है जो सामाजिक कारक है उसको हमें देखना है। तो हम यहाँ पर जो है इसके डायमेंशन को बना सकते हैं एक अच्छा तरीका से, एक अच्छा वे में। यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया सामाजिक कारक में परिवार, इस तरह से हमने बना दिया। दूसरी बात, यहाँ पर हमने लिख दिया पास पड़ोस। तीसरी बात हमने यहाँ पर लिख दिया भाषा। चौथी सभ्यता, संस्कृति, और क्या हो जाएगा विद्यालय। और भी बहुत सारी चीजें आपके मस्तिष्क में और आ रहा होगा तो आप और भी लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, यहां हमने डायग्राम का तो यूज किया, और आगे चले तो डायग्राम के बाद ये सिर्फ डायग्राम पर मुझे नहीं रुकना, क्योंकि प्रश्न का संदर्भ हमारा यहां से जुड़ा हुआ है, और ये जो है प्रश्न का एक खंड था, और जो भी प्रश्न का खंड बनेगा उस पे हमें ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत है, उस पे हमें फोकस्ड होने की आवश्यकता है, उसमें हम ज्यादा समय लगाएं। तो यहां पर अब जो है परिवार आ गया, तो हमें इसको डिफाइन भी करना है, क्योंकि ये बिंदु हमारा प्रश्न का बिंदु है, इसीलिए इसे डिफाइन करना है। परिवार क्या होता है? परिवार वो होता है जहां बच्चा जन्म लेता है। परिवार के माता पिता
कि जैविक स्थितियों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, माता पिता की भाषा का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, माता पिता के रहन सहन का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, ये सामाजिक कारक के अंदर है। तो इसे हमें अपने प्रोजेक्ट ऑफ माइंड से डिफाइन करना है। फिर हम पास पड़ोस को डिफाइन करेंगे, भाषा को डिफाइन करेंगे, सभ्यता को डिफाइन करेंगे, संस्कृति को, विद्यालय को। मतलब हर एक चीजों के संदर्भ में आपको 5-5 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जितनी भी आप में समझ हो, जितना भी आप डिफाइन करने की क्षमता रखते हो, उतना इसे डिफाइन करना है आपको। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेखन का एक कौशल है। आगे चलते हैं। इन सभी चीजों को करने के बाद आपको लिखना है निष्कर्ष। और निष्कर्ष वो होता है, जैसे हमने वहां पर आपको बताई थी अवधारणा, ठीक है, क्या बताया था हमने? अवधारणा। और अवधारणा में हमने आपको बताया था ये सभी चीजों का सम्मिलित रूप होता है। एक जो है किसी भी तथ्य की, किसी भी बिंदु का जो मल्टी डायमेंशनल फैक्ट होता है, उनका सम्मिलित रूप हमारा होता है अवधारणा। और जो निष्कर्ष होता है ये भी सबका सम्मिलित रूप होता है, लेकिन ये सूक्ष्म रूप